साथियों, पूरे विश्व में अगर बात करें तो संथाल आदिवासी समुदाय ऐसे आदिवासी समुदाय है जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि अगर इस विद्रोह को सही दिशा और दशा मिलती तो भारत 100 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। साथियों नमस्ते, जोहार। मैं प्रशांत मुंजालदा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अबाउट ट्राइबल्स में। अबाउट ट्राइबल्स से हम बात करते हैं साथियों भारत के आदिवासियों की, या फिर विश्व के आदिवासियों की, या फिर आदिवासियों की। साथियों मैं बात कर रहा हूं संथाल आदिवासी विद्रोह क्यों किए थे, या फिर संथाल विद्रोह क्यों हुआ था। उसके पहले मैं बात करूंगा साथियों ब्रिटिश इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। यह भारत की धरती पर आती है साथियों 1608 में। सर्वप्रथम यह भारत की धरती पर आती है और ब्रिटिशों के जहाज हेक्टर का लंगर सूरत के बंदरगाह पर गिरता है और पहला कदम सूरत की धरती पर यह रखते हैं। 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर की परमिशन से उन्होंने सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया था। उसके बाद में 16 के 90 के दशक में ये लोग बंगाल के कोलकाता में दूसरा कारखाना स्थापित करते हैं। फिर होता है पलासी का युद्ध, और उस पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत होती है। उसके बाद में अंग्रेज़ों को लगा था कि नहीं, हम भारत में व्यवसाय ही नहीं शासन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगले विद्रोह होते हैं और 1764 और 1765 में 2 और युद्ध होते हैं। उसमें भी अंग्रेज़ों की जीत होती है। फिर होती है साथियों इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि के बाद में मिलते हैं ब्रिटिशों को दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार का मतलब ये है साथियों कि अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में ये जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश हुकूमत थी, यह इस अधिकार के तहत कर वसूली का काम कर सकती है, जनता को नियंत्रित करने का काम कर सकती थी। कुल मिला के कहा जाए तो यह प्रशासन संभाल लिया था। यही वो दौर था अंग्रेज़ों को सर्वप्रथम शासन और सत्ता की बात करें तो उस समय से ही चालू हुई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और दीवानी अधिकार प्राप्त होते हैं। आगे चलने के बाद में बात करें साथियों तो जो वर्तमान का झारखंड का जो क्षेत्र है, संथाल परगना के नाम से इसे अभी जाना जाता है। उसके पहले इसे अंग्रेज़ों के द्वारा दामिने हो कहा गया था। उसके भी पहले वह जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। साथियों हम बात करेंगे साथियों जंगल तराई से लेकर। उस समय साथियों जंगल तराई वाले जो क्षेत्र थे उसमें क्या होता था कि वहाँ पर पहाड़िया जनजाति का राज था। राज कह सकते हैं, या फिर पहाड़िया जनजाति वहाँ पर निवास करती थी, टुकड़ियों में निवास करती थी और जंगल और वन उपज पर निर्भर रहती थी। पहाड़िया समुदाय जो था वो जंगलों पे डिपेंड रहता था। वह झूम खेती करता था, जंगल के एक हिस्से को काट कर झूम खेती करना और उसको 2-3 साल तक यूज़ करना और छोड़ देना। इस प्रकार से वो पहाड़ी आदिवासी समुदाय वहाँ पर वन उपज के सहारे एवं जंगलों के प्रोडक्ट, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट थे, उन पे वह डिपेंड रहता था और अपना जीवन यापन चल जाता था। अब उस जो जंगल तराई वाला जो क्षेत्र था उस पे अंग्रेज़ों की नज़रें गड़ी। अंग्रेज़ों ने फरमान जारी किया कि अब इन जंगलों को काटा जाए और इसको जो फॉरेस्ट लैंड है उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जाए। अब एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करेंगे तो साथियों बहुत सारे जो कह सकते हैं कि मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से वह लोग जो ब्रिटिश शासन के लोग थे वह जमींदारों एवं साहूकारों से मिलते हैं। जमींदारों से मिलते हैं और कहते हैं कि इन पहाड़िया आदिवासी समुदायों को समझाओ कि ये लोग जंगल को काटे और यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से खेती करें, जिसमें इनका भी फायदा हो, ब्रिटिश शासन का राजस्व बढ़े, और कह सकते हैं कि जो वहाँ के जमींदार थे इनका सबका फायदा हो, स्थानीय लोगों का भी फायदा हो। तो पहाड़िया लोगों ने क्या किया कि इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब ब्रिटिश हुकूमत तो थी, ब्रिटिश हुकूमत उसको तो किसी भी प्रकार से फॉरेस्ट लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना ही था। तो ब्रिटिश हुकूमत और जमींदार मिलकर बहुत समझाने के बाद में भी वो जंगलों को काटने और खेती करने के लिए मजबूर नहीं हुए। तो इस कारण से ये लोग क्या किया है कि इन्होंने बंगाल की तरफ रुख किया और बंगाल से संथाल आदिवासियों को वहाँ पर एक एक करके बसाने लगे। ब्रिटिशों ने और जमींदारों ने बंगाल से संथाल आदिवासियों को उधर
बसाया और उनको कहा कि तुम ये लैंड जो है, इसे जो भूमि है, जंगल की भूमि है, फॉरेस्ट है, जंगल है, इसको काटो और इसको साफ करो, खेती करो, तुम भी कमाओ और हम भी राजस्व की प्राप्ति करें। जमींदार और ब्रिटिशों का साथ संथाल आदिवासियों को मिल रहा था। तो उसी दरमियान क्या होता है कि पहाड़िया और संथाल आदिवासियों में भी टकराव हो जाते हैं, परंतु जो जमींदार थे, जो ब्रिटिश शासन के लोग थे, उनको उनका सहयोग मिल रहा था संथाल आदिवासियों को। तो उस समय तो उन्होंने बड़ी मेहनत करी और जंगल को काटा और एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया। उसके बाद अगर बात करें साथियों, तो ये जो संथाल आदिवासी समुदाय है, इन्होंने मेहनत करी और ब्रिटिशों ने क्या किया था कि दामिन ए हो के नाम से वहाँ पर उस क्षेत्र को नामित किया और चिन्हित किया कि इस क्षेत्र की भूमि, तो इस क्षेत्र का जंगल तुमको काटना है। तो संथाल आदिवासियों ने बड़ी मेहनत करी और ब्रिटिशों के द्वारा एक शर्त रखी गई थी कि दी गई भूमि, दी गई जंगल का 10वां हिस्सा उनको साफ करना था और उसको फॉरेस्ट लैंड से एग्रीकल्चर लैंड में बदलना था। संथाल इस शर्त पे बखूबी उतरे, उन्होंने जंगल साफ किया और एग्रीकल्चर लैंड में उसको बदल दिया। संथाल आदिवासियों की मेहनत से अब वहाँ पर कृषि होने लगी थी, कृषि विभिन्न प्रकार से होने लगी थी। कई प्रकार से, तो ऐसे भी बात करें तो साथियों देखे जाए तो वहाँ पर भूमि लैंड में वो संथाल परगना का, जो वर्तमान का संथाल परगना है, वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में आता है साथियों अंग्रेज़ों का लालच। अब उनको तो लगा था कि अब ये लोग अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और जो संथाल लोग थे उन्होंने क्या किया कि अच्छा मुनाफा उन्होंने भी कमाया, ज़मींदारों ने भी कमाया और उसके बाद में देखे जाए तो ब्रिटिश शासन को भी अच्छा राजस्व उस समय कर दिया था। और जो उस क्षेत्र को दामिने एक कोह के नाम से इसको ब्रिटिश जानते थे, या फिर ब्रिटिशों ने दामिने कोह कहा था उस क्षेत्र में। ये एक प्रकार से चिन्ह होता है जो चिन्ह होते लगा दिया जाता था और इतना तुमको जंगल काटना था, संथालों को कहा जाता था। और वो एक शर्त रखते थे कि दी गई भूमि का 10वां हिस्सा तुमको 10 वर्ष के अंदर अंदर इसको फॉरेस्ट लैंड से एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करना था, तो अच्छा खासा मुनाफा जनरेट हो सके, राजस्व की प्राप्ति हो सके। इसी कारण से अंग्रेजों ने ये कदम उठाए थे। तो संथाल आदिवासियों की मेहनत, वहाँ पर क्या हुआ कि खेती अच्छी तरीके से होने लगी। खेती जब होने लगी तो ब्रिटिश शासन और जो ये ब्रिटिश शासन थे, जो जमींदार थे, इनको क्या होता है कि लाला जाता है और साहूकार्य की नज़र जो थी वह संथालों की मेहनत की गई हुई ज़मीन पर पड़ी। अब इनकी जो साहूकारों की जो नज़र थी वह इनकी ज़मीनों पर पड़ी और ब्रिटिशों ने लगान भी बढ़ा दिया। अब संथाल अच्छा प्रोडक्शन कर रहे थे खेती में और खेती के बदले वो लगान भी दे रहे थे, पर इतना ज़्यादा लगान नहीं लिया जाता रहा था। बाद में इन्होंने धीरे धीरे लगान को बढ़ाया और लगान पूरे की पूरे 10 में से 9, जिसको बोलते हैं 10 में से 9, वह लगान ही दे देते थे। तो संथाल आदिवासियों की फाइनेंशियल कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होती गई और उसके बाद में धीरे धीरे उनकी फाइनेंशियल ख़राब होती गई। तो जो साहूकार से वो उन्होंने लोन लेना चालू किया और कर्ज लेना चालू किया। कर्ज के बोझ के तले संथाल आदिवासी दबते गए। सिलसिला चालू रहा, लूटमार का सिलसिला चालू रहा और साहूकारों ने जो ब्याज कर्ज दिया था, संथाल आदिवासी इसका भुगतान नहीं कर पाए। लगान देना था उनको, तो इस कारण से कर्जा भुगतान नहीं कर पाए। तो साहूकारों ने धीरे धीरे उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना चालू कर दिया। अब धीरे धीरे कब्जा करना चालू कर दिया साथियों, तो फिर क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड थी उस पे जो मेहनत करी संथालों ने, उसकी भूमि पर ये लोग क्या करते थे कि कब्जा करने लगे थे और उनकी ही भूमि पर, संथालों की भूमि पर उनको क्या किया जाता था कि मजदूर बना दिया जाता था साहूकारों के साथ। तो दिन ब दिन इनके अत्याचार बढ़ने लगे तो आगे चल, तो साथियों इसी प्रकार से टकराव होते रहे। और साथियों अगर इनकी बात करें तो 1832 से लेकर शुरुआती दौर में इनकी गाँवों की बात करें तो 40 थी और जो आगे चलकर हज़ारों में पहुंच गई। 1832 में ये जनसंख्या की बात करें तो ये शुरुआत में 3000 थे, उसके बाद में आगे चलकर इनकी 82,000 हो गई। तो इनका जो क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है, दामिने कोह के क्षेत्र में निवास कर रहे थे। तो उस समय होता था अंग्रेज़ों का शोषण, जमींदार और साहूकार। तो इन सब से क्या थे कि ये लोग परेशान थे, संथाल आदिवासी परेशान थे। तो इन्होंने हथियार उठाया और इन्होंने महासभा का आयोजन किया, जिसमें
बताया जाता है कि साथियों 10,000 आदिवासी एकत्रित हुए थे, परंतु ऐसा नहीं था। वहाँ पर अन्य स्रोतों से पता चलता है कि 55 से 60,000 संथाली लोग वहाँ पर एकत्रित हुए थे और यह जो विद्रोह का बिगुल फूका था। अगर बात करें साथियों विद्रोह की, तो इसका नेतृत्व करने वाले थे सिद्धू, कानू और चांद भैरव। ये 4 भाई थे और 2 बहनें भी थी एक ही परिवार से, जिनका नाम था, बहनों का नाम था साथियों फूलो और झानो। तो ये एक ही परिवार से थे, ये भाई बहन थे और इन्होंने युद्ध का नेतृत्व करने का सोचा। तो ये युद्ध का नेतृत्व इन्हीं लोगों के द्वारा, संथालों के द्वारा ही करने के लिए कहा गया था। तो इन्होंने बखूबी युद्ध का नेतृत्व किया। और इस युद्ध की बात करें तो 30 जून 1855 से 1856 तक यह युद्ध चला था और इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जनहानि हुई थी और कई सारे गांव बर्बाद हो गए थे। तो साथियों साहूकारों, जमींदारों और ब्रिटिश जो शासन था वह इनके विद्रोह से काफ़ी भयभीत था उस समय। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशों और साहूकारों और जमींदारों ने बचने के लिए, इन संथाल आदिवासियों से बचने के लिए ऐसे कई किलों का भी निर्माण कर दिया ताकि वह जाकर वहाँ पर छुप सके। विद्रोह जहाँ अंग्रेज दिखते थे वहाँ पर ये लोग मारने का काम करते थे। तो यह विद्रोह संथाल आदिवासी विद्रोह था, जिसके परिणाम क्या हुए थे साथियों कि इस युद्ध के परिणाम से 15,000 संथालों की मृत्यु हो जाती है और 10,000 से अधिक गांव इससे प्रभावित होते हैं। इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप अगर बात करें साथियों तो नॉन रेगुलेटिंग एरिया इनको ब्रिटिशों को घोषित करना पड़ा। नॉन रेगुलेटिंग एरिया, उसी के अंतर्गत अगर बात करें तो साथियों इसी विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1876 लागू किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित हुआ, जो भारत के आदिवासियों को अधिकारों को एवं सांस्कृतिक स्वायत्तता के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। तो ये जो हुल विद्रोह था, संथालों का विद्रोह था, हमने जाना कि संथालों का विद्रोह क्यों हुआ था, किस प्रकार हुआ था, क्या कारण रहे थे। और संथाल जो ये विद्रोह था इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। हमने जाना कि ये संथाल विद्रोह हुआ क्यों था, किस प्रकार से आदिवासी जो संथाल आदिवासी थे उनको ब्रिटिशों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा परेशान किया जा रहा था। हमने देखा कि ब्रिटिश कंपनियां कैसे अपने पैर फैलाए भारत में, और इसी सामान्य जानकारी के इतिहास के साथ में हमने चर्चा करी। इसी युद्ध और इसी विद्रोह के चलते उसके बाद में होती है 1857 की क्रांति, झांसी की रानी, जो कि वो प्रख्यात क्रांति है। ये विद्रोह उससे 2 साल पूर्व हुआ था, पहले हुआ था। और इस विद्रोह को अगर सही दिशा और सही दशा मिल जाती तो भारत 100 साल पहले ही आज़ाद हो जाता, ऐसा कहा जाता है कहानियों में।